हेलो बच्चों, जैसा कि हम सबको पता है कि मैं जो एक्सरसाइज वाइज एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज वाइज और क्वेश्चन 1 बाय 1 करके मैं प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा हूँ, जो कि हमारे जो बोर्ड होगा, सीबीएसई बोर्ड हो या कोई भी अदर बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड के लिए यूजफुल होगा, क्योंकि स्टेट बोर्ड को भी एनसीईआरटी को फॉलो किया जाता है और सीबीएसई में तो फुल्ली एनसीईआरटी ही रहता है। ठीक है, तो इसको मैं एक्सरसाइज 1 बाय 1 क्वेश्चन को प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा हूँ। तो इससे पहले मैंने 5.2 एक्सरसाइज का पार्ट 1 वीडियो जिसमें 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन सोल्व किया है और पार्ट 2 वीडियो बनाया है जिसमें एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन और 5 से लेकर 12 तक किया है। इस एक्सरसाइज में टोटल 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन, इसमें से मैंने 12 क्वेश्चन करके 12 क्वेश्चन वीडियो 1 वीडियो 2 करके पार्ट 1 2 करके डाल चुका हूँ। जिनको भी मैथ को अच्छे से समझना है वो वीडियो देखेंगे, इसके बाद ही एक्सरसाइज को इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि इससे पहले अगर वो वीडियो नहीं देखोगे तो इस क्वेश्चन जो आगे क्वेश्चन नंबर 13 से जो मैं स्टार्ट करूंगा इसको थोड़ा समझ तो जाएंगे ही, क्योंकि मैं अच्छे से समझाऊंगा, समझ तो जाएंगे ही, बट प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए इससे पहले जो मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 एक्सरसाइज 5.2 करके बनाया है और 5.1 एपी को समझने के लिए 5.1 एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी है, उसका भी वीडियो देखना है। उसके बाद इस पार्ट 5.2 का 2 पार्ट बनाया है, पार्ट 1 पार्ट 2, उसको भी देखना है। और आज हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या रहा है, तो आप जब वीडियो देखने का मतलब है समझ में आना चाहिए। समझ में कब आएगा, जब आप वीडियो पे कंसंट्रेट करोगे, मैं जो बता रहा हूँ उसको अच्छे से सुनेंगे। ठीक है, आवाज की प्रॉब्लम होगी तो आप लोग थोड़ा हेडफोन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे पता है अभी आवाज की प्रॉब्लम है, मैं कुछ दिनों में सॉर्ट आउट कर दूंगा इस प्रॉब्लम को। तो अभी आप हेडफोन लगाएंगे और अच्छे से बिना किताब खोले, बिना एनसीईआरटी किताब खोले कोई मैथ आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं यह क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, क्वेश्चन आप लोगों को खुद से बुक में देखना है, मैं यहाँ पढ़ के आपको बताऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सब लोग एनसीईआरटी खोलिए, नहीं खोले तो जल्दी एनसीईआरटी खोलेंगे 1 सेकंड में। ठीक है, खोलिए। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, अब क्वेश्चन पढ़ेंगे 13 नंबर, बस 2 सेकंड का टाइम आपके पास। पढ़ लिए क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन पढ़ लिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में है, कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। कह रहा है 3 डिजिट का कितने नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। 3 डिजिट का कितने नंबर है, हाउ मेनी नंबर, हाउ मेनी मींस n का वैल्यू निकालना है, जो 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 3 डिजिट का नंबर कौन हो गया, 100 हो गया। 3 डिजिट का नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 100 से। 101 हो गया, 102 हो गया, 998 हो गया, 702 हो गया, 757 हो गया, 600 हो गया। ये सब क्या है, 3 डिजिट का नंबर है। तो इसी में ये दिखाना है कि ऐसे 3 डिजिट के कितने नंबर है, हाउ मेनी नंबर है जो 7 से डिविजिबल होगा। तो इसके लिए मैं यानी एग्जांपल दिया, ये 3 डिजिट का नंबर। ठीक है, तो आप देखो 13 में समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में एक बार बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन कह रहा है कि 3 डिजिट का ऐसे कितने नंबर है, हाउ मेनी नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा। तो पहला डिजिट नंबर है 100, थर्ड डिजिट का पहला नंबर है 100। क्या 100 7 से डिविजिबल है, नहीं है। तो 101 नहीं, क्या ये 7 से डिविजिबल है, नहीं है। 102 ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है, नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे 103। ठीक है, इस बार देखेंगे 104, क्या ये 7 से डिविजिबल है, नहीं है। 105 क्या ये 7 से डिविजिबल है, नहीं है। ये देखेंगे ये डिविजिबल है, नहीं है। देख लो, चेक कर सकते हैं, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। पहला नंबर जो 7 से डिविजिबल है 105 है। इसका मतलब 7 से डिविजिबल होने के लिए फर्स्ट 3 डिजिट का नंबर कौन हो गया, 105 हो गया। ये समझ में आया। मैंने 100 क्यों ले लिया, ये भी 3 डिजिट है, कह रहा है कि 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो मैंने देखा कि 100 भी नहीं हो रहा है, 101 भी नहीं हो रहा है, 102 भी नहीं हो रहा है, 103 भी नहीं हो रहा है, 104 ये नंबर नहीं लेंगे, ये भी नंबर नहीं लेंगे, ये भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं। पहला नंबर जो लेंगे 105 लेंगे। 105 ही क्यों लेंगे, क्योंकि इससे पहले जो 3 डिजिट नंबर है वो 7 से डिविजिबल नहीं है। 3 डिजिट का पहला नंबर जो है 3 से डिविजिबल है, 105 है, ये 105 ले लिया। समझ में आया।
इसके बाद 105 से 105 ऐसा कौन सा 3 डिजिट का नंबर है जो 7 से डिविजिबल है? ये हो जाएगा, आप सब में 7 ऐड करते जाओ, ये हो जाएगा 119 डॉट 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 आप ले लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे। ऐसा लास्ट का 3 डिजिट नंबर क्या होता है? 999 ये होता है ना। अब इससे प्लस करेंगे तो 4 डिजिट का नंबर है। देखो इसमें ऐड करो 1000, ठीक है, 1000 देखो 4 डिजिट का नंबर 1 2 3 4, ये 4 डिजिट का नंबर है। लार्जेस्ट 3 डिजिट का नंबर हम सबको पता है 999 है। अब ये देखेंगे 999 7 से डिविजिबल है? नहीं है, नहीं है। तो इसका कौन सा नंबर होगा या इससे छोटा? अगर ये नंबर नहीं है, अगर ये 7 से डिविजिबल होता तो यहाँ मैं ये लिख देता। अब इससे कम लेस में जाएंगे 998, क्या ये 7 से डिविजिबल है? डिवाइड करके देखो कैसे, हम कैसे चेक करेंगे, ठीक है। किसी को डिविजिबिलिटी रूल पता है तो ठीक है, जिसको नहीं पता है क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7, 2 7 4 जा 28, 1 7 2 जा 14, देखो 4 कैरी रिमाइंडर आया। डिविजिबल का मतलब रिमाइंडर 0 होना चाहिए, रिमाइंडर 4 आया तो ये भी डिविजिबल नहीं है। तो हम 997 देखेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, 7 से डिविजिबल करेंगे। 7 1 जा 7, ठीक है, और 7 4 जा 28, ये हो गया कैरी 1, ये भी डिविजिबल है। हम 994 को देखेंगे, ऐसे करके 96 को कैरी कर डिविजिबल करके देखेंगे, 95 को देखेंगे, 94 को भी देखेंगे। तो हम अब 95 96 को नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तुम लोग चाहो तो प्रैक्टिस के लिए ये देख सकते हो। तो 994 को देखेंगे हम लोग। 7 1 जा 7 2, तो 7 1 जा 7 4 जा 28, कैरी 1 4, 7 2 जा 14, देखो ये कैरी रिमाइंडर 0 हो गया। इसका मतलब ये पूरी तरह डिविजिबल हो गया। इसका मतलब लार्जेस्ट 3 डिजिट का नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो 994 है। ठीक समझ में आया? लार्जेस्ट 3 डिजिट का नंबर है 999, लेकिन लार्जेस्ट 3 डिजिट का नंबर है जो 7 से डिविजिबल है वो 994 है। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, समझ में आया? अब देखो मुझे फर्स्ट टर्म मिल गया, लास्ट टर्म मिल गया, और मुझे n का वैल्यू निकालना है, ठीक है। यहाँ पर a इज इक्वल टू कितना हो गया 105, d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, चलो d यहाँ लिखता हूँ, d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 112 में से 5 को माइनस करेंगे 7 हो जाएगा। और मुझे क्या क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स, इसका मतलब n का वैल्यू निकालना है। an दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 994। फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 994। ए का वैल्यू कितना है 105 प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू कितना है, नहीं है, पता है नहीं है, तो n का एनी रहने देंगे। डी का वैल्यू कितना है 7, 994, n माइनस 1 इंटू 7 है, तो चलो इंटू 7 यहाँ रखेंगे 994। जब प्लस मिस आ जाएगा तो माइनस 105, n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू माइनस 4 कितना हो जाएगा 889 हो जाएगा, होगा ना, ठीक है। जब 994 में से 105 को माइनस करेंगे तो 889 हो जाएगा। n माइनस 1 इज इक्वल टू 889 डिवाइडेड बाय 7, और 7 से इसको डिवाइड करो, 7 1 जा 7, कैरी कितना 1, 7 2 जा 14, 7 7 जा 100। चलो देखो डिवाइड समझ में आया, मैंने ये किया था। चलो जिसको समझ में आया यहाँ देखेंगे 889 178 7 2 जा 14, 4 7 7 जा, मैंने ऐसे ही किया। जिसको यहाँ समझ में आया ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया ऐसे कर लेंगे। n इज इक्वल टू 127, ये माइनस में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 122, ये ठीक है। यहाँ तक दिख रहा है नीचे तक, ठीक है, नीचे तक दिख रहा है, ठीक है। ये 120 यानी कि 120 3 डिजिट का 120 ऐसा टर्म है, 128 ऐसा टर्म है जो 7 से डिविजिबल है, जो 105 और 994 के बीच यहाँ में इसमें इस एपी में आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे लास्ट में 120 टर्म इज 120 टर्म इज divisible by 7
हो सकता है लिख देंगे, ठीक है। ये मेरा फाइनल आंसर होगा। ये मैंने डिवाइड कर देखे, इसको इरेज कर देता हूँ। समझ में आया क्वेश्चन? जिसको क्वेश्चन के बाद आंसर मैंने बताया, जो समझ में आया, नहीं आया तो क्या करेंगे, फिर से क्या मैं बताऊँ, फिर से बताऊंगा, फिर मैं वही बात बोलूंगा। इससे अच्छा कि वीडियो को पीछे कर लेंगे थोड़ा सा। और जिसको समझ में ना आए मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। इससे मुझे तो पता चलेगा कि मैं अगर इससे और अच्छा मैं तो बेहतर ही बता रहा हूँ, और बेहतर कर सकूं मैं, ठीक है। उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन पढ़ेंगे। पढ़िए क्वेश्चन अब मैं पढ़ रहा हूँ। हाउ, आप बोर्ड की तरफ देखेंगे, आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद बोर्ड की तरफ देखेंगे आप सब लोग। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? कह रहा है क्वेश्चन 10 और 250 के बीच के मिडिल में कितने नंबर है जो 4 से डिविजिबल होगा। 10 और 250 के बीच में कितने नंबर है जो 4 से डिविजिबल होगा। सेम उसी तरह क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरह ही है, बट वहां दिया होता है एक 3 डिजिट लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे मुझे नंबर बीच में लिखना है। तो 10 के जस्ट बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 से डिविजिबल है। 10 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 से डिविजिबल है। 10 के बाद मैं देख रहा हूँ कि 11 आ रहा है, 12 आ रहा है। इसका मतलब जो 10 के बाद पहला जस्ट नंबर है जो 4 से डिविजिबल है वो 12 है। 12 के बाद 13 है। 12 के बाद ऐसा कौन नंबर है जो 4 से डिविजिबल है। 12 के बाद 16 है। मैं 11 को नहीं लूंगा, 12 पर 13 को नहीं लूंगा, क्योंकि 13 4 से डिविजिबल नहीं है। 16 के बाद 20, अब पूरा नंबर नहीं लिखेंगे लास्ट में। अब मैं ये चेक करूंगा कि 250 4 से डिविजिबल है, नहीं है, तो इससे बड़ा या छोटा लेंगे, इससे जस्ट स्मॉल का लेंगे, ऐसा नंबर, इससे जस्ट पहले का ऐसा नंबर लेंगे जो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 249 ये तो होगा नहीं, क्योंकि इसका जो भी यूनिट डिजिट है इवन में है, ऑड में है, तो ऑब्वियसली नहीं डिविजिबल होगा 4 से। 248 करेंगे, देखो 248 जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब 250 के जस्ट पहले का नंबर 249 था, वो 4 से डिविजिबल नहीं था, तो 249 नहीं लेंगे। उससे पहले का नंबर 248 जो 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये 248 लेंगे। समझ में आया? अब यही निकालना है कि ऐसे कितने नंबर है, हाउ मेनी नंबर जो 4 से डिविजिबल होगा 10 और 250 बीच के, 10 एंड 250 के बीच का नंबर होगा, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन समझ में आया। ये मैंने कैसे लिखा समझ में आया। ये दिया नहीं है, तुमको ये लिखना है कैसे, मुझे बस ये दिया हुआ है कि 10 और 250 के बीच में कितने, हाउ मेनी नंबर डिविजिबल बाय 4, मल्टीपल बाय 4 का मतलब वही होता है जो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। ए का वैल्यू हो जाएगा 12, डी का वैल्यू हो जाएगा 4, 16 में से 16 में से 12 को -4। अब क्या निकालना है, अब ये जो लास्ट टर्म दिया हुआ है, इसका लास्ट टर्म, इसका मतलब ए एन का वैल्यू दिया हुआ है, ए एन इज इक्वल टू 248। फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 248। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 12 है, 12 प्लस एन माइनस 1, एन वैल्यू निकालना है मुझे, एन माइनस 1, डी का वैल्यू दिया हुआ है इंटू 4 इज इक्वल टू 248। एन माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 248। ये प्लस में से जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा 248 का पोजीशन चेंज नहीं हुआ, पोजीशन चेंज हुआ 12 का प्लस है, सर माइनस हो जाएगा। n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 200, कितना हो जाएगा 36। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 236 डिवाइडेड बाय 4, 4 5 जा 20, 4 9 जा 36। तो n इज इक्वल टू 59 प्लस 1 इज इक्वल टू 60। n का वैल्यू कितना आया, 60 आ गया। समझ में? n का वैल्यू, यही n का वैल्यू 60 ही आंसर हुआ। तो मुझे लास्ट में क्या लिखना है कि टोटल
60 term is divisible by 4 लिख देंगे बस। इन टोटल 60 टर्म इज डिविजिबल बाय 4। समझ में आया? फिर जिसको समझ में नहीं आएगा फिर मैं वही बात बोलूँगा, इससे अच्छा है वीडियो को पीछे कर लेंगे। वीडियो लंबा होने से अच्छा है कि छोटा वीडियो होना चाहिए और अच्छे से समझ में आना चाहिए। इसके लिए वीडियो को करता आप लोग पीछे कर लेंगे और जिसको समझ में आया उसको प्रैक्टिस करेंगे, जिसको समझ में आया बार बार देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, 2 एपी दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िएगा सब लोग। ठीक है, जो नहीं पढ़े वीडियो को पॉज करेंगे फिर पढ़ेंगे। ठीक है, 63, 65, 67 ... एक एपी ये दिया हुआ है, फर्स्ट और सेकंड एपी दिया हुआ है 3, 10, 17 ... ये सेकंड। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये 2 एपी है, इसका क्या कौन सा टर्म जो होगा दोनों का इक्वल होगा। ठीक है, कौन सा टर्म जो होगा नहीं, इस एपी का एन टर्म आर द फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द एन टर्म ऑफ 2 एपी। ठीक है, एन टर्म जो है कौन सा टर्म होगा जो इक्वल होगा। ठीक है, तो इसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग चलो इसमें जो होगा ए का वैल्यू कितना होगा 63 और यहाँ पे डी का वैल्यू क्या हो जाएगा -2 और इस एपी में मैं कैपिटल ए इसको मान लेता हूँ। ठीक है, तो इसको कैपिटल ए मानता हूँ और इसको कैपिटल डी मानता हूँ। ठीक है, और इसको स्मॉल ए मानता हूँ। स्मॉल ए मीन्स फर्स्ट, इसका फर्स्ट टर्म 63 है और इसका कॉमन डिफरेंस -2 है। 65 2 है ना, -2 है 2 है, 65 में से 63। ठीक है, इसके बाद डी, इसका डी का वैल्यू हो जाएगा 7, 10 में से 3 को माइनस करो 7 हो जाएगा। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए एन इस टर्म का nth टर्म इज इक्वल टू है इस टर्म का nth टर्म। ये समझ में आया? यही क्वेश्चन कह रहा है इस टर्म का जो nth टर्म है, इस टर्म का जो nth टर्म है वो इक्वल है, यानी n का वैल्यू सेम है। अब फॉर्मूला लगाएंगे ए कैपिटल, यहाँ कैपिटल ए है तो फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए n-1 इंटू डी, यहाँ पर कैपिटल डी लेंगे क्योंकि फर्स्ट टर्म का जो फर्स्ट एपी है उसका कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी मैंने माना। ए इसका फर्स्ट टर्म स्मॉल ए प्लस n-1 इंटू स्मॉल डी, जो कि इसका कॉमन डिफरेंस मैंने डी माना। फर्स्ट टर्म का कैपिटल ए का वैल्यू कितना है 63 प्लस n-1 कैपिटल डी का वैल्यू कितना है 2 इज इक्वल टू स्मॉल ए का वैल्यू कितना है 3 प्लस n-1 स्मॉल डी का वैल्यू 7। अब देखो कैलकुलेट करो तो एक बार लिखते हैं 63, 2 को इससे मल्टीप्लाई करो 2n हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7 को मल्टीप्लाई करो 7n -7। इस समझ में आया? अब क्या करेंगे n को एक साइड, कांस्टेंट टर्म को एक साइड, तो 2n है। अब ये n वाला टर्म प्लस इस साइड आएगा तो -7n इज इक्वल टू 3 और -7 और 3 क्या हो जाएगा -4। -7 में से +3 करेंगे तो -4 हो जाएगा। और याद रखो 63 और -2 है, ये -63 आ जाएगा, ये प्लस में है इस साइड आएगा तो माइनस हो गया, ये माइनस में इस साइड आएगा तो +2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा -5n होगा ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखो इनको क्या हो जाएगा -67 +2 हो जाएगा ना, इन दोनों को ऐड किया, दोनों माइनस में है तो माइनस में रहेगा और दोनों को ऐड कर दीजिए +2 है। -5n इज इक्वल टू -65। अब देखो ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा n 65/5 13 5 क्या 65, यानी n का वैल्यू कितना आया 30, यानी उसका जो nth टर्म है यानी 13 टर्म है, जो इसका 13 टर्म होगा वही उसका 13 टर्म होगा। 13 टर्म n का वैल्यू निकालना नहीं है, बस इतना ही निकालना है। क्वेश्चन क्लियर करें क्या?
ठीक है, एक है एनी का वैल्यू निकालना। ठीक है, पहले ऑलरेडी मैंने यहाँ इक्वल कर दिया तो इक्वल ही निकलेगा, बस यही निकल, यहाँ लिख देंगे 13 टर्न इज इक्वल इन बोथ एपी। बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही लिखेंगे, फुल मार्क्स मिलेगा, इसमें कोई मार्क्स नहीं कहूँगा, किसी का मार्क्स नहीं कटेगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, determine the AP whose third term is 16 and 7th term exceeds the 5th term by। ठीक है, जो क्वेश्चन पढ़ेंगे सब लोग, क्वेश्चन नंबर 16 एक बार पढ़ेंगे सब लोग। ठीक है, पढ़ लिए होंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो वीडियो को पॉज करेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ही समझ में आएगा। जब वीडियो देख रहे हो तो कुछ फायदा होना चाहिए, ये ऐसे करके फिर देखने से नहीं होगा, मैथ ऐसे नहीं बनेगा। आप ऐसे देख करके ये करके आप एसएसटी पढ़ सकते हो, मैथ्स नहीं। ठीक है, मैथ साइंस में आपको साइंस का भी कुछ ऐसे वीडियो देखिए, साइंस को भी आपको देख के समझना पड़ेगा, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन पढ़ने के बाद पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर क्या करेंगे, प्रैक्टिस कॉपी निकालेंगे, मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ वैसे वैसे करते जाना है। ठीक है, इसके बाद जब वीडियो खत्म हो जाए तो उस क्वेश्चन को फिर से देखना है, जो समझ में ना आए उसको देखना है कहाँ कैसे हो रहा है, पूरी प्रैक्टिस करना है। चलो क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज। चलो जो जो क्वेश्चन दिया लिख देते हैं, गिवन। ठीक है, गिवन क्या क्या दिया हुआ है, एपी का थर्ड टर्म दिया हुआ है, यानी 83 दिया हुआ है, 83 इज इक्वल टू 16 है। यहाँ 83 का फॉर्मूला लगा दो, ए फर्स्ट टर्म और n-1 तो 2d होगा ना, n-1 तो 3 - 1 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 16। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय, और कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एल्सो यानी और भी दिया हुआ है, एल्सो A7 इज इक्वल टू A5 एक्सीड कर रहा है 12 से। क्वेश्चन कह रहा है, ये तो A3 दिया हुआ 16 लिख लिया, और कह रहा है क्वेश्चन इसका जो 7 टर्म, इस A3 का जो 7 टर्म है वो 5th टर्म से 12 एक्सीड कर रहा है, 12 बढ़ रहा है। तो यहाँ लिख लीजिए, अब ये मैंने लिखा A7 इक्वल टू A5 प्लस 12, A7 का हो जाएगा A प्लस 6D होगा ना, फर्स्ट टर्म A, और n-1 तो 7 - 1 6, A3 A प्लस 4D प्लस 12 हो जाएगा ना। यहाँ से देखो ये और ये कट जाएगा, 6D है, कैसे कटा, ये प्लस में सारे इसको माइनस लाएंगे तो ये प्लस में ये माइनस में कट, यहाँ ऐसे भी काट सकते हैं। ठीक है, 6D या 4D है तो -4D इज इक्वल टू 12, ये हो जाएगा 2D इज इक्वल टू 12, तो D इज इक्वल टू 6। D का वैल्यू कितना आ गया, 6, D का वैल्यू 6 आ गया। क्या निकालना था मुझे, क्वेश्चन में क्या निकालना था बताओ, क्वेश्चन में क्या निकालना था, अच्छा एपी निकालना है। ठीक है, एपी निकालेंगे, मुझे ए चाहिए, फर्स्ट टर्म क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन फर्स्ट, यानी डी का वैल्यू निकला, मुझे ए का निकालना, फर्स्ट में पुट करेंगे, फर्स्ट में पुट करो, a प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना है 6 इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू 16 माइनस 12, तो a इज इक्वल टू कितना आया 4, AP हो गया a प्लस डी, जनरल फॉर्म क्या होता है ना, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट 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 एन टर्म तक जाएगा। a का वैल्यू फर्स्ट, AP का फर्स्ट टर्म 4 हो गया, सेकेंड टर्म 4 प्लस d का वैल्यू 6, 4 प्लस 2 इंटू डी 6, 4 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू 6, 4 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 22,
डॉट डॉट, तो यही एपी निकालना था। एपी का 4, 10, 16, 20, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया? उनको भी देख फिर से समझना होगा, क्या करेंगे, वीडियो को पॉज कर लेंगे, सॉरी पॉज नहीं करेंगे, बैक कर लेंगे। ठीक है, मैं दोबारा क्या बोलूंगा, मेरे बोलने से मैं वही बात बोलूंगा जो मैंने फर्स्ट टाइम बोला, तो ऐसे बोल मेरे दोबारा बोलने से वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप लोगों को लगा सर इतना लंबा वीडियो क्या मैं कैसे देखूंगा, तो वीडियो को मैं कम टाइम में चाहता हूँ अच्छे से समझ में आए। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपको इसी प्रोसेस से बनाना है। ठीक है, और आप बार बार प्रैक्टिस करो। अभी देखो जब फर्स्ट टाइम बनाओगे तो टाइम लगेगा, ऐसा लगेगा सर एग्जाम में इतना टाइम रहता है, 3 घंटे मुझे 40 क्वेश्चन बनाने रहते हैं। तो आप जब प्रैक्टिस करोगे तो अभी आप बनाने में 10 मिनट लगेगा, हो सकता है 10 मिनट लगेगा, सेकेंड टाइम बनाओगे तो 8 मिनट लगेगा, फिर थर्ड टाइम बनाओगे तो 5 मिनट लगेगा, ऐसे करके 2 मिनट या 1 मिनट में क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, तो 2 मिनट या 1 मिनट में बनाने के लिए आपको खूब प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक क्वेश्चन को 4 बार 5 बार बनाना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 होगा ना, क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म फॉर द लास्ट टर्म ऑफ एपी। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन ट्राई कर रीड करना, रीड करो तब तक मैं तो हम लोग रीड कर लिए क्वेश्चन। चलो, कह रहा है क्वेश्चन कि इसका 20 टर्म निकालना है, तो 20 टर्म क्या है, निकालना में इजी है, ए का वैल्यू बी का वैल्यू पुट करेंगे और एन का वैल्यू जोड़ कर तो ये फॉर्मूला निकल जाएगा। ए एन इज इक्वल टू होता है ना ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए का वैल्यू 3 हो जाएगा, एन का वैल्यू एन की जगह पे 20 रख देना है, ए 20। ठीक है, ए 20 एन की जगह पे। लेकिन क्वेश्चन में कुछ और कहा, क्वेश्चन कह रहा है लास्ट टर्म से, लास्ट जो फर्स्ट टर्म हो गया लास्ट टर्म, क्या लास्ट टर्म से 20 टर्म, जैसे मान लो कि मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये भी एक एपी में है। ठीक है, ये भी एक एपी में है। तुमको कोई पूछेगा कि इसका थर्ड टर्म कौन है, तो बोल देंगे थर्ड, ये 3 है, फोर्थ टर्म कौन है। लेकिन कोई बोलेगा कि लास्ट से थर्ड टर्म कौन है, लास्ट से फर्स्ट टर्म ये हो गया, सेकेंड टर्म ये हो गया, थर्ड टर्म, अरे लास्ट से जो थर्ड टर्म है 6 है, लास्ट से जो फोर्थ टर्म क्या है 5 है। यही क्वेश्चन कह रहा है कि लास्ट टर्म से 20 टर्म निकालना है, लास्ट टर्म से 20 टर्म निकालना है। तो इससे जस्ट पहले देखो कितना का डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस इधर से निकालते हैं तो 5 हो रहा है, इसका मतलब इससे जस्ट पहले का जो नंबर होगा वो कितना होगा, 248 होगा ना। देखो 3 5 8 8 5 13, इससे जस्ट पहले का जो नंबर होगा वो क्या होगा, 253 में से 5 को माइनस कर देंगे। ये 3 कैसे आया, 8 में से 5 को 3, 13 में से 5 को माइनस किया तो 8 आया, यानी ये जो थर्ड टर्म में से 5 माइनस करते हैं तो ये टर्म आ रहा है। सिमिलरली अगर मुझे इसे जस्ट पहले का टर्म चाहिए, इसमें से 5 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे ये फॉर्मूला आ गया, अब यहाँ जो लिखेंगे a इज इक्वल टू 253, मैंने a यहाँ पे 3 नहीं लिया, 253 तो लिया। तो क्वेश्चन कह रहा है लास्ट टर्म से, क्या टर्म से, लास्ट टर्म से, और d का वैल्यू क्या हो जाएगा 253, ये -5 हो जाएगा, होगा ना। 253 इसको माइनस करो जब लास्ट टर्म से, तो लास्ट टर्म से 253, जैसे मैं अगर इधर से d निकालता हूँ तो क्या करता हूँ, 8 8 माइनस 3 करते हैं। अगर मैं इधर से d निकालता तो d इज इक्वल टू 5 आता, तो क्या करते हैं 8 में से 3 को माइनस करते हैं, फर्स्ट टर्म से सेकंड में माइनस करते हैं। अगर इधर से मैं निकालूँ तो d इज इक्वल टू 248 में से 200, इसमें से फर्स्ट टर्म ये इधर से करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, इधर से d निकाला तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया, तो इधर से भी ये फर्स्ट टर्म है, इधर से भी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, 248 माइनस 253 इज इक्वल टू -5। आया समझ में, नहीं आया, फिर से समझता हूँ। देखो अगर मैं मुझे इधर से d निकालना था तो क्या करते हैं, d निकालने के लिए सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं या थर्ड में से सेकंड को माइनस करते हैं, यानी 8 में से -5 करते हैं, यहाँ पर d आ गया 5। सेकंड में से इधर से मेरा फर्स्ट टर्म कौन है, ये,
तो जब इधर से निकालेंगे, इधर से वैसे फॉर्मूला लगाएंगे, सेकेंड माइनस थर्ड, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ऐसे निकालेंगे ना। यहाँ से इधर से सेकेंड टर्म क्या है 248 माइनस फर्स्ट टर्म यहाँ क्या है 253, देखो -5 आया। इधर से d निकाला 5 आया, इधर से d निकाला -5 आया, यही डिफरेंस है। ठीक है, समझ में आया, आ गया होगा। चलो अब हम लोग बनाते हैं। और n का वैल्यू दिया हुआ है, n = 20 निकालना है। a n का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d। a अब n की जगह 20 डालना है, a का वैल्यू कितना है 253 प्लस n - 1, तो 20 - 1 × d का वैल्यू कितना है -5। A20 = 253 माइनस 20 में से -1 को 90 तो 95 माइनस करो, कितना हो जाएगा 8, 3 में से 5 को -8, 4 में से 9 5 हो जाएगा, ये 158 होगा ना। ठीक है, 158 20 का वैल्यू कितना आ गया 150, लिखेंगे 20 टर्म each 158 from last इतना ही लिख देंगे, बस हो गया। इससे ज्यादा ऐसे एग्जाम में बनाना है, इतना ही निकालना है। आया सबको समझ में? जिसको समझ में नहीं आया वो बाइक करेंगे, जिसको समझ में आ गया है वो क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 पे आप लोग आते हैं। Question number 18. The sum of the 4th and 8th term of AP is 24, and the sum of the 6th and 10th term is 44. And the first 3 terms of the AP. Question पढ़ेंगे सब लोग, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ लिए, आप कुछ भी नहीं करना। अगर नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है लिख लेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ द 4th टर्म, सम को एस को दो। चलो इससे आप एक फॉर्मूला बताते हैं। सम का फॉर्मूला होता है Sn = होता है n/2 फॉर्मूला 2a + n - 1 × d, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला जैसे an टर्म का फॉर्मूला क्या था, an = होता है a + n - 1 × d। कह रहे n टर्म का, देखो ये nth टर्म निकालना है, फॉर्मूला। अगर n टर्म का सम निकालना है, सम में सब जितने भी नंबर है सबका सम करना है, सबको ऐड करना है, तो फॉर्मूला ये होगा nth टर्म का सम और nth टर्म ये होगा और nth टर्म का सम ये हो जाएगा, ये फॉर्मूला। चलो अब यहाँ 18 नंबर लिखते हैं। अब जो दिया हुआ है लिख लेंगे। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, सम ऑफ द 4th टर्म, सम 4 किया S4 लिख देंगे, n की जब 4th टर्म का है तो n की जब 4 लिखेंगे, एंड S8 टर्म का जो सम है 24 है, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो जब फॉर्मूला लगा देंगे क्या हो जाएगा n/2, n का मतलब 4/2, n का वैल्यू यहाँ n है, यहाँ 4, n की जगह पे 4 डालना है, इंटू 2a, a मुझे नहीं पता है तो 2a प्लस n का वैल्यू कितना 4, तो n - 4 - 1 तो 3 हो जाएगा, इंटू d। तो समझ में आया, n की जगह 4 डालना है तो 4 - 1, फॉर्मूला क्या होता है n - 1, तो 4 - 1 3 और d इंटू d का वैल्यू तो मुझे नहीं पता है, प्लस S8 8/2 इंटू 2a, का वैल्यू कितना नहीं पता है, n - 1, n का वैल्यू 8 है तो 8 - 1 7 इंटू d, ये फॉर्मूला n - 1, n का वैल्यू 8 है ना, ये जो S4 है ये S4 का होगा, S8 का ये हो गया S8 का = 24। अब यहाँ से कैलकुलेट करो, ये 2 जा 2 हो जाएगा, अब ये 2 जा 4 तो 2 हो गया, 2 से 2 को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 4a प्लस 2 को 3 जा 6d हो जाएगा ना, 2 जा 4 आया, 2 आया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, प्लस 6 3d प्लस यहाँ 4 हो जाएगा, 2 4 जा 8, अब 4 को से मल्टीप्लाई करें 4 2 जा 8 है, फिर 4 को से मल्टीप्लाई करें 4 से 1 जा 28d = 24। आया समझ में, 4a और 8a 12a हो जाएगा, प्लस 60 और 8d कितना हो जाएगा 34d = 24। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे,
ठीक है, दो जब कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6a प्लस 17b इज इक्वल टू 24 होगा ना। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये सब समझा चुका हूँ मैं, ये सब कॉमन, ये सब करने के आपको एक्सरसाइज और जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल आई थिंक चैप्टर 3 है, उसको वीडियो को अच्छे से देखना पड़ेगा आपको। ये हो जाएगा 12, 2 को मल्टीप्लाई कर जाएगा तो डिवाइड होगा, 24 को 2 से डिवाइड करके तो यहाँ लिखते हैं 24/2 इज इक्वल टू 12। इसको फर्स्ट इक्वेशन मानेगा, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानेगा। और क्वेश्चन में कह रहा है, इतना ही नहीं कह रहा है, सेकेंड इक्वेशन बनाना है, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। और कह रहा है S6 मतलब 6 टर्म का सम प्लस S10 का जो सम है 44 है। क्वेश्चन में क्या है, 4 टर्म का सम और 8 टर्म सम 24 है, तो मैंने ये कैलकुलेट किया। और क्वेश्चन में आगे और कह रहा है 6 टर्म और 10 टर्म का सम 44 है, 44 ही है ना, ठीक है 44। और यहाँ फॉर्मूला लगाओ क्या, एन में सम, देखो एन टर्म का फॉर्मूला ये होता है, लेकिन सम है, यहाँ पे सम है तो सम का फॉर्मूला ये होता है, तो 6/2 2a, a का वैल्यू तो मुझे पता नहीं, n-1 तो 6-1 तो 5 होगा इंटू d प्लस 10/2 2a प्लस n-1 तो 10-1 9d इज इक्वल टू 44। स्पेस कम था इसलिए मैंने ये लाइन खींचा, और देख लेना, ठीक है। अब यहाँ दो 2 3 जा 6 हो जाएगा, फिर 3 को से मल्टीप्लाई करें 6a हो जाएगा, और 3 5 जा 15d हो जाएगा। देखो 2 3 जा 6 क्या, 3 को 2 से मल्टीप्लाई 6a, 3 को 5 से 15d, फिलहाल 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, और यहाँ पे a है, ये 10a प्लस 5 9 जा 45d इज इक्वल टू 44। ये समझ में आया। अब क्या करेंगे, 6a यहाँ है 10 तो 16a हो जाएगा, प्लस 15d प्लस 40 60d हो जाएगा। ये समझ में आया। 6a 10a क्या करते हैं, a को a के साथ d को d के साथ ऐड करते हैं, तो 6a प्लस 10a 6a प्लस 15d प्लस 45d 45 प्लस 16d इज इक्वल टू 44। अब क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लेते हैं। 4 जब मैं कॉमन ले लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा, 4a होगा ना, 4 4 16, यहाँ पर 15 हो जाएगा, 15d इज इक्वल टू 44। अब यदि 4 मल्टीप्लाई इस साइड तो डिवाइड होगा, यहाँ पे हमें डायरेक्ट काट रहा है 11 टाइम में, 4a प्लस 15d इज इक्वल टू 11। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, समझ में आया। फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन मिल गया। अब मुझे क्या निकालना है, याद करो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। अब क्या करेंगे, किसी एक के कोएफिशिएंट को इक्वल करेंगे, चाहे तो a को इक्वल कर लो या तो d को इक्वल कर लो, या तो a का इक्वल, जहाँ इक्वल इसी को करेंगे जो कैलकुलेशन इजी हो। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ, अगर a को करता हूँ तो छोटा नंबर मिलेगा, क्योंकि इसको 12 करना है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे। चलो मैं लिख दूँ क्या, चलो इसको, ये लीनियर इक्वेशन में भी इस टाइप का क्वेश्चन नहीं था, चलो मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इनटू, देखो हम, मुझे यहाँ पर a का इक्वल करना, a का इक्वल कब होगा, या तो यहाँ पे 4 आ जाए या यहाँ पे 6 आ जाए, सॉरी यहाँ पे भी, तो यहाँ a का कोएफिशिएंट 6 है, यहाँ a का कोएफिशिएंट 4 है, तो अगर मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये भी 12 हो जाएगा। अब इक्वल आया, यहाँ भी a इक्वल टू 12 है, ठीक है, यहाँ भी a का कोएफिशिएंट 12 है। मैंने क्या किया, मैंने क्या बोला था, याद करो लीनियर इक्वेशन वेरिएबल में कि x और y रहेगा, तो दोनों में से किसी, या तो इसमें फर्स्ट इक्वेशन में भी x का, सेकंड इक्वेशन में भी x का कोएफिशिएंट इक्वल करना है। तो मैं यहाँ a का इक्वल कर रहा हूँ, a का कोएफिशिएंट 6 है, यहाँ a का कोएफिशिएंट 4 है, यहाँ पर मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 12 आ जा रहा है, यहाँ पे मुझे 12 चाहिए, तो a में 4 में कितना से मल्टीप्लाई कर 12, 3 से, इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन में 2 से और सेकंड इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई, फर्स्ट इक्वेशन में 2 एंड सेकंड 3, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्टिंग
सब्ट्रैक्टिंग क्यों करेंगे? इसका कोएफिशिएंट क्या है? प्लस में है, इसका कोएफिशिएंट प्लस में है। जिसको मैंने जिसके कोएफिशिएंट को इक्वल किया, अगर सेम साइन में रहेगा, दोनों प्लस है तो भी सब्ट्रैक्ट करेंगे और दोनों माइनस है तो भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर एक प्लस रहेगा एक माइनस करेंगे तो ऐड करेंगे, इसलिए मैंने सब्ट्रैक्टिंग लिख दिया। अब फिर मल्टीप्लाई करो, ये 12a हो जाएगा प्लस ये 34d हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और जब इसको 24 रहेगा, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे मल्टीप्लाई करेंगे ना, 6 2 जा 12a प्लस 6 17 2 जा 34d, ये 12 है, 12 2 जा 24। अब फिर सेकंड को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12a प्लस 45d, 15 3 जा 45 इज इक्वल टू 33। 11 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो ये माइनस है तो ये प्लस है तो माइनस, सब टाइप कर रहे हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये और ये कट जाएगा। अब माइनस करो, ये माइनस हो जाएगा 45 कितना हो जाएगा? 11 ही होगा ना, 11 माइनस 11d इज इक्वल टू, यहाँ कितना हो जाएगा? 9 होगा, माइनस 9, यहाँ से ये कट जाएगा, d इज इक्वल टू हो जाएगा 9/11। ठीक है, d का वैल्यू 9/11। अब किसका वैल्यू निकालना है? a का वैल्यू अब निकालना है। ये क्वेश्चन लंबा है, ठीक है, ये क्वेश्चन को कैलकुलेट करना है। अब b का वैल्यू आ गया, अब किसका वैल्यू निकाल? a का वैल्यू निकालेंगे, फर्स्ट में पुट करेंगे या सेकंड में, किसी में पुट करेंगे तो a का वैल्यू निकल जाएगा। a का वैल्यू निकलने के बाद अब फिर लास्ट में निकालना है, ap निकालना है ना, ap निकालना के बोला है ना। फर्स्ट तीन टर्म एपी का, तीन टर्म, फर्स्ट टर्म एपी हो जाएगा, सेकंड टर्म ए प्लस डी हो जाएगा, थर्ड टर्म ए प्लस 2d होगा। ए का वैल्यू पुट कर देंगे, ए का वैल्यू जो निकलेगा प्लस ए प्लस डी, ए का वैल्यू जो निकलेगा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में उसको वैल्यू पुट कर देंगे और लास्ट में ये बना देंगे। ये जिनको समझ में आ गया वो बना ही लेंगे, जिसको नहीं समझ में फिर से बनाएंगे, फिर से वीडियो को देखेंगे। और नहीं समझ में आया तो फिर कमेंट करेंगे, मैं इससे आगे क्योंकि इससे आगे स्पेस बचा नहीं, इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको बना लेंगे। लास्ट में मेरा जो क्या ये वैल्यू पुट करके वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे, रीड करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और रीड कर लिए। ठीक है, सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क, एक आदमी है, एक पर्सन है, उसका नाम सुब्बाराव है। ठीक है, 1995 से वर्क स्टार्ट करते हैं। उसका जो इनिशियल सैलरी था 5,000 था। ठीक है, 5,000 था एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ, और कह रहा है जो 1995 में जो वर्क स्टार्ट किया उसमें उसका एनुअल सैलरी 5,000 था। इसके बाद उसका हर ईयर पर एवरी ईयर इंक्रीमेंट हो रहा है 200। जब इसमें 200 का इंक्रीमेंट होगा, मान लो अभी किसी का सैलरी 100 है, ठीक है, तो अगले महीने अगले साल, एक साल में मान लो 100 का सैलरी तो होगा नहीं, मैंने मान लिया 100 रुपया है, तो अगले साल 20 रुपया इंक्रीमेंट हुआ, इसका कितना हो गया? 120 रुपया। फिर अगले साल इंक्रीमेंट हुआ 140 रुपया, फिर 20 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ तो 160 रुपया हो गया। यानी फर्स्ट ईयर में सैलरी ये था, सेकंड ईयर में 120 रुपया, थर्ड ईयर में 140 हो गया, फोर्थ ईयर में 160 हो गया। सेम इसी तरह इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी पर्सन का सैलरी 1995 में स्टार्ट किया 5,000 से, 5,000 से, और उसका कह रहा है हर साल इंक्रीमेंट होगा 200 रुपया। इसे 200 ऐड कर दो, इसमें कितना हो जाएगा? इतना 5,200। फिर अगले साल फिर 200 का इंक्रीमेंट हो रहा है 500। ठीक है, ऐसे करके लगभग 7,000 भी इसका सैलरी चला जाता है। ठीक है, फर्स्ट साल इंक्रीमेंट हुआ, सेकेंड ईयर इंक्रीमेंट हुआ, थर्ड ईयर इंक्रीमेंट, इसका सैलरी इतना हुआ, ऐसे इंक्रीमेंट होते हुए 7,000 हो रहा है। यही क्वेश्चन हो रहा है, पूछ रहा है कि कितने महीने में इसका सैलरी 7,000 हो जाएगा, कितने हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स हिज सैलरी विल बी रिच्ड 7,000। ठीक है, यही कह रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम लोग इसको बनाते हैं। तो देखो यहाँ पर मुझे दिया हुआ है, क्या निकालना है? हाउ मेनी ईयर्स, हाउ मेनी कितने साल, इसका मतलब एन का वैल्यू मुझे निकालना है। यहाँ पर ए दिया हुआ है 5,000 और बी दिया हुआ है, तो डी यहाँ लिखता हूँ, डी दिया हुआ है 200 कैसे
52 में से इसको माइनस करेंगे, ठीक है। और एन का वैल्यू मुझे निकालना है, और भी कुछ दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, एन का वैल्यू मुझे नहीं पता, तो ए एन दिया है, ए मतलब लास्ट टर्म या क्या है 7000, या फॉर्मूला लगा देंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 7000। ए का वैल्यू कितना है 5000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है 200 इज इक्वल टू 7000। एन माइनस 1 कैलकुलेट, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, अब तो आप लोगों को आदत हो जाना चाहिए, मैं जो समझा नहीं रहा हूँ कि कैसे तो ए का वैल्यू एन माइनस 1 इंटू 200 इज इक्वल टू 7000, ये प्लस में से गया तो माइनस 5000। एन माइनस 1 इज इक्वल टू जो 2000 हो जाएगा ना, 7000 में से 5000 माइनस 2000, और ये मल्टीप्लाई में से आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से ये 210 यानी 10 टाइम में कट जाएगा। एन माइनस 1 इज इक्वल टू 10, एन का वैल्यू हो जाएगा 10 माइनस प्लस 1, माइनस इज है प्लस 1 11, यानी 11th मंथ में 11th ईयर में इसका जो सैलरी हो जाएगा 7000 हो जाएगा। यहाँ नीचे लिखेंगे 11th आफ्टर 11th ईयर, यहाँ लिखेंगे आफ्टर 11th ईयर हिज सैलरी बिकम्स 7000, ये लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। ये आ गया, जैसे सेम टू सेम एग्जामिनेशन बनाना है, एक नंबर नहीं कटेगा, बाय प्रोसेस कुछ भी नंबर है, बस आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। चलो अब लास्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर पढ़ेंगे, 20 नंबर तब तक आप लोग पढ़ेंगे वीडियो को पॉज करके। चलो वीडियो सब पढ़, सॉरी क्वेश्चन सब पढ़ लिए, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन समझ में आया, नहीं आया तो क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन में क्या है उसको लिखते चले जाएंगे। 20 नंबर, रामकली सेव 5 इन द फर्स्ट वीक, रामकली जो है फर्स्ट वीक में 5 रुपीज सेव करता है, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75 इन एनथ वीक। हर वीकली सेविंग, क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन नंबर 19 सेम कह रहा है कि रामकली को नाम की एक लड़की है, लेडीज है, ठीक है, उसका जो है लेडी जो है, ठीक है, एक बात है 5 रुपीज सेव करता है। फर्स्ट वीक में कितने रुपए सेव करती है 5 रुपीज, और हर वीक में वो 5 इतना कितना इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज मतलब जितना पहले वीक में सेव की उसका इंक्रीज कितना इंक्रीज कर 1.75, ठीक है, ये कितना आ गया 6.75। अब इस 6.7 का फिर इंक्रीज कर रही है 7.65 प्लस फिर 1.75, यानी हर वीक पहला वीक में इतना स्टोर सेव की, फिर सेकेंड वीक में 1.75 ज्यादा सेव की, फिर थर्ड वीक में 7, इसका जितना सेकेंड वीक में की थी थर्ड वीक प्लस 1.75, इसको डिवाइड करो कितना हो जाएगा 8.5 हो जाएगा, 8.50, ठीक है। तो इसी तरह सिमिलरली ये हो जाएगा, ये 5 समझ में आया, ये समझ में आ गया। अब तो लास्ट में ये जो लास्ट में सेव करते हुए उसका जो एनथ वीक में 7.5 रुपीज सेव, फर्स्ट वीक में इतना सेव की, सेकेंड वीक में इतना सेव की, थर्ड वीक में इतना सेव की, ऐसे सेव करते करते वो आई डोंट नो किस वीक में कितने, हाउ मेनी वीक में कितना रुपया स्टोर कर लेगी, इतना रुपीज सेव कर लेगी। तो यहाँ भी क्या निकला है हाउ मेनी वीक, यहाँ भी एन का वैल्यू निकालना है, यहाँ भी ए का वैल्यू दिया हुआ है 5 और डी का वैल्यू हो जाएगा 1.75। कैसे, इसको इसमें से माइनस करो या इसको इसमें से माइनस करो, 1.75 हो जाएगा। तो ए एन, फिर मुझे ए एन दिया हुआ है, कितना दिया है 20.75। ये जो लास्ट वाला वैल्यू दिया है एनएट टर्म दिया हुआ है, ये एनएट वीक में इतना रुपया सेव कर लेती है, तो ये एनए का वैल्यू निकालना है मुझे। फॉर्मूला फिर लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 20.75। ए का वैल्यू कितना है 5 प्लस एन माइनस 1, एन का वैल्यू मुझे निकालना है, इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है 1.75 इज इक्वल टू
20.75, ठीक है। n माइनस 1 इंटू 1.75 और ये +5 है, इस साइड जाएगा तो -5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, चलिए एक बार लिखता हूँ, 20.75 -5 हो जाएगा ना। n माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको माइनस को 20.75 में से -5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15.75 डिवाइडेड बाय, ये मल्टीप्लाई से रहेगा तो डिवाइड हो जाएगा 1.75। जो डेसिमल पर 2 डिजिट है, नीचे भी डेसिमल पर 2 डिजिट है, यहाँ इसको कैंसिल कर सकते हैं। कितने टाइम हो गए, 5 टाइम में करो, कितने टाइम में कटेगा n का वैल्यू, काटना, इसको काटो, ठीक है। अब तो डेसिमल कैसे कहते हैं, आपको चल गया डेसिमल कैसे। अब जो इसे नहीं कट रहा है, क्या करेंगे, 25 से करो, 25 7 जा 125 होता है, फिर 25 तो इससे करो, सॉरी 15 होगा ना, या मैं निकल 15.75 डिवाइडेड बाय 1. मैंने मीन रेस करके फिर मैंने ये नंबर लिख दिया था, ठीक है। ये डेसिमल, ये 525 को 125 25 के टेबल कितने बार में है, 7 टाइम में है, 7 टाइम में 25 से ये भी कटेगा, 25 6 जा 150 होता है, 150 होता है, 150 में से 7 बचा, 7 5, जिसको नहीं आता है इसको क्या करेंगे, ऐसे कर लेंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम में कटेगा, 9 टाइम में डिवाइड भी कर सकते हैं, 7 9 जा 63, यानी n माइनस 1 इज इक्वल टू हो गया 9, n इज इक्वल टू हो गया 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। नीचे तक दिख रहा है सबको, दिख रहा है, ठीक है। n की वैल्यू 10 आ गई, इसका मतलब 10th वीक में इसका जो सेविंग हो जाएगा 20 प्लस 75 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे आफ्टर 10th वीक, आफ्टर 10th वीक saving becomes 20.7 रुपीज, ठीक है। ये आंसर ऐसे लिख देना है, ये मैंने कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसे लास्ट में ये लैंग्वेज लिख देना है, ठीक है, अच्छा रहेगा। बोर्ड एग्जाम में जितना अच्छे से लिखोगे ना लैंग्वेज को, एग्जामिनर को भी चेक करने उससे अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। ऐसे लिख देना। तो ये एक्सरसाइज 5.2 को मैंने 1 by 1 क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं, छोड़ा भी होगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में बहुत सारे सेम टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन लैंग्वेज बेस्ड जो भी क्वेश्चन था मैंने बनाया है। अब आप लोगों का काम है कि वीडियो देखना है और उसको अच्छे से समझना है, और आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप कमेंट करेंगे, ठीक है। मैं अच्छे से ही बता रहा हूँ और ट्राई करूंगा कि और अच्छे से मैं बताऊँ, ठीक है। इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा है कि कहाँ किसको प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम को मुझे सब कब समझ में आएगा, जब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि सर और थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, या ऐसा कुछ कोई कमी हो तो मुझे बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़िए, एंजॉय कीजिए पढ़ाई को, ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेना। अभी 5-6 महीने एग्जाम में बाकी है, फरवरी या मार्च होगा। CBSE बोर्ड का तो मार्च अप्रैल में होता है, बाकी अदर बोर्ड का फरवरी में या मार्च में स्टार्ट होगा। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, एंजॉय करते रहिए लाइफ को, और मोबाइल यूज कर रहे हैं तो मोबाइल को यूजफुल बनाना है, ना कि आप हर दिन रील्स देखते रहेंगे, ऐसा नहीं। रील्स भी देखना है, उसकी लिमिट है, 5 से 10 मिनट या आधा घंटा, जो भी, इससे ज्यादा नहीं देखना है। मैक्सिमम रील्स देखना है तो आधा घंटा से ज्यादा नहीं देखना है, ठीक है। आई होप आप लोग मेहनत करेंगे, मैथ्स में अच्छा करेंगे आप लोग, ठीक है। मेहनत करते रहिए, 5-6 महीना आपको इनफ टाइम होता है कोई भी एग्जाम को, कोई भी एग्जाम, खासकर बोर्ड एग्जाम को में अच्छा नंबर लाने के लिए 5 या 6 महीने 4 महीने काफी अच्छा टाइम होता है। तो आई होप आप लोग अच्छे से मेहनत करेंगे, और इस जो मैंने बताया है 5.2 सब 5.3 आएगा, 5.2 और 5.3 बहुत इंपॉर्टेंट है एक ही का। जब भी क्वेश्चन बोर्ड में आएगा मुझे मैक्सिमम क्वेश्चन 5.2 और 5.3 से ही आता है, तो आप लोग अच्छे से बनाएंगे। एंड थैंक यू।